महादेव, हर हर महादेव। रेलवे का विकास, 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 रेलवे का विकास। उद्देश्य, विशेषताएं अब्लिक विकास, परिणाम सकारात्मक अब्लिक नकारात्मक, मूल्यांकन रेलवे से भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण। रेलवे का विकास, उद्देश्य, विशेषताएं अब्लिक विकास, परिणाम सकारात्मक नकारात्मक, मूल्यांकन रेलवे से भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण। रेलवे का विकास, उद्देश्य, विशेषताएं अब्लिक विकास, परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक, मूल्यांकन रेलवे से भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया। वस्तुतः ब्रिटेन में मौजूद पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए भारत में रेलवे के विकास पर बल दिया गया। वस्तुतः ब्रिटेन में मौजूद पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए भारत में रेलवे के विकास पर बल दिया गया। भारत में कच्चे माल के निर्यात केंद्रों को बंदरगाही क्षेत्रों से जोड़ने के लिए रेलवे के विकास हुआ, जिससे कच्चा माल एवं खाद्यान्न सुगमतापूर्वक इंग्लैंड को पहुंचाया जा सके। भारत में कच्चे माल के निर्यात केंद्रों को बंदरगाही क्षेत्रों से जोड़ने के लिए रेलवे का विकास हुआ, जिससे कच्चा माल एवं खाद्यान्न सुगमतापूर्वक इंग्लैंड को पहुंचाया जा सके। भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रेलवे का विकास किया गया। भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रेलवे का विकास किया गया। अमेरिकी कपास पर ब्रिटिश निर्भरता को कम करने के लिए भारत में रेलवे के विकास पर बल दिया गया, ताकि भारतीय कपास की सुरक्षित और पर्याप्त आपूर्ति बंदरगाही क्षेत्रों तक सुनिश्चित हो सके। अमेरिकी कपास पर ब्रिटिश निर्भरता को कम करने के लिए भारत में रेलवे के विकास पर बल दिया गया, ताकि भारतीय कपास की सुरक्षित और पर्याप्त आपूर्ति बंदरगाही क्षेत्रों तक सुनिश्चित हो सके। सेना के तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करना, ताकि भारतीय प्रतिक्रिया अर्थात जन विद्रोह पर अंकुश लगाया जा सके। सेना के तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करना, ताकि भारतीय प्रतिक्रिया अर्थात जन विद्रोह पर अंकुश लगाया जा सके। विकास अब्लिक विशेषताएं, विकास अब्लिक विशेषताएं, विकास अब्लिक विशेषताएं, विकास अब्लिक विशेषताएं। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल बम्बई से थाने के बीच चली, तो दूसरी बार बंगाल में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच चली, तो दूसरी बंगाल में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चली, तो दूसरी बंगाल में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चली, तो दूसरी बंगाल में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चली, तो दूसरी बंगाल में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली। रेलवे के विकास में निजी एवं सरकारी दोनों प्रयास शामिल थे, और इसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। ब्रिटिश कंपनियों को 5% लाभांश की गारंटी दी गई। रेलवे के विकास में निजी और सरकारी दोनों प्रयास शामिल थे, और इसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। ब्रिटिश कंपनियों को 5% लाभांश की गारंटी दी गई। रेलवे के विकास में निजी और सरकारी दोनों प्रयास शामिल थे, और इसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। ब्रिटिश कंपनियों को 5% लाभांश की गारंटी दी गई। कर्जन के समय सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। कर्जन के समय सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। कर्जन के समय सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ। कर्जन के समय 1902 में रॉबर्टसन कमीशन का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। कर्जन के समय कर्जन के समय 1902 में रॉबर्टसन कमीशन का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। कर्जन के समय 1902 में रॉबर्टसन कमीशन का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। कर्जन के समय 1902 में रॉबर्टसन कमीशन का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। कर्जन के समय 1902 में रॉबर्टसन कमीशन का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। 1919 में एक वर्ष कमीशन का गठन हुआ, जिसने 5 वर्षों में रेलवे के विकास पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही, और रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की। 1919 में एक वर्ष कमीशन का गठन हुआ, जिसने 5 वर्षों में रेलवे के विकास पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही, और रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की। 1919 में एक वर्ष कमीशन का गठन हुआ, जिसने 5 वर्षों में रेलवे के विकास पर 150 करोड़ खर्च करने की बात कही, और रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की। 1925 में रेल बजट को अलग कर दिया गया। 1925 में रेल बजट को अलग कर दिया गया। 1925 में रेल बजट को अलग कर दिया गया। भारत में रेलवे का परिचालन आरंभ में वित्तीय दृष्टि से घाटे में रहा, किंतु फिर भी लाभांश की राशि दी जाती रही। भारत में रेलवे का परिचालन आरंभ में वित्तीय दृष्टि से घाटे का रहा, किंतु फिर भी लाभांश की राशि दी जाती रही। भारत में रेलवे का परिचालन आरंभ में वित्तीय दृष्टि से घाटे का रहा, किंतु फिर भी लाभांश की राशि दी जाती रही। भारत में रेलवे के विकास पर अत्यधिक धनराशि खर्च की गई। भारत में रेलवे के विकास पर अत्यधिक धनराशि खर्च की गई। भारत में रेलवे के विकास पर अत्यधिक धनराशि खर्च की गई। वस्तुतः लाभांश की गारंटी के कारण फिजूलखर्ची बढ़ी, और गैर उत्पादक व्यय को भी रेलवे के विकास के साथ जोड़ दिया गया। वस्तुतः लाभांश की गारंटी के कारण फिजूलखर्ची बढ़ी, और गैर उत्पादक व्यय को भी रेलवे के विकास के साथ जोड़ दिया गया। वस्तुतः लाभांश की गारंटी के कारण फिजूलखर्ची बढ़ी, और गैर उत्पादक व्यय को भी रेलवे के विकास के साथ जोड़ दिया गया। इंग्लैंड में जहां प्रति मील रेलवे के विकास पर 9,000 पाउंड खर्च हुआ, वहीं भारत में यह राशि लगभग 30,000 पाउंड थी। इंग्लैंड में जहां प्रति मील रेलवे के विकास पर 9,000 पाउंड खर्च हुआ, वहीं भारत में यह राशि लगभग 30,000 पाउंड थी। इंग्लैंड में जहां प्रति मील रेलवे के विकास पर 9,000
पाउंड खर्च हुआ। वहीं भारत में यह राशि लगभग 30,000 पाउंड थी। परिणाम सकारात्मक पक्ष, परिणाम सकारात्मक पक्ष, परिणाम सकारात्मक पक्ष, परिणाम सकारात्मक पक्ष। भारत के आंतरिक बाजारों में संपर्क बढ़ा अतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। भारत के आंतरिक बाजारों में संपर्क बढ़ा अतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। भारत के आंतरिक बाजारों में संपर्क बढ़ा अतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। यातायात परिवहन की सुविधा बढ़ी। विभिन्न क्षेत्र के लोग एक दूसरे से मिलने लगे। बुद्धिजीवियों का संपर्क बढ़ा। समाचार पत्रों सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र हुआ। इसी क्रम में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। यातायात परिवहन की सुविधा बढ़ी। विभिन्न क्षेत्र के लोग एक दूसरे से मिलने लगे। बुद्धिजीवियों का संपर्क बढ़ा। समाचार पत्रों सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र हुआ। इसी क्रम में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। यातायात परिवहन की सुविधा बढ़ी। विभिन्न क्षेत्र के लोग एक दूसरे से मिलने लगे। बुद्धिजीवियों का संपर्क बढ़ा। समाचार पत्रों सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र हुआ। इसी क्रम में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। रेलवे के परिचालन से विभिन्न क्षेत्र के लोग एवं विभिन्न जातियों का आवागमन होने से छूत-छात एवं जात-पात की भावना में कमी आई। रेलवे के परिचालन से विभिन्न क्षेत्र के लोग एवं विभिन्न जातियों के आवागमन होने से छूत-छात एवं जात-पात की भावना में कमी आई। नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। भारत में रेलवे धन निकासी का एक सशक्त माध्यम बना। भारत में रेलवे धन निकासी का एक सशक्त माध्यम बना। भारत में रेलवे धन निकासी का एक सशक्त माध्यम बना। वस्तुतः लाभांश की गारंटी राशि तथा रेलवे के विकास के नाम पर लिए गए कर्ज और उस पर ब्याज देने से भारतीय अर्थव्यवस्था ऋणग्रस्त और पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। वस्तुतः लाभांश की गारंटी राशि तथा रेलवे के विकास के नाम पर लिए गए कर्ज और उस पर ब्याज देने से भारतीय अर्थव्यवस्था ऋणग्रस्त और पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे के विकास के लिए सार्वजनिक ऋण लिया और उस पर बड़ी मात्रा में ब्याज का भुगतान किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे के विकास के लिए सार्वजनिक ऋण लिया और उस पर बड़ी मात्रा में ब्याज का भुगतान किया। यह भुगतान भारतीय खजाने से किया गया। फलतः भारतीय किसानों पर कर का बोझ बढ़ा और वह ऋणग्रस्त हुआ। यह भुगतान भारतीय खजाने से किया गया। फलतः भारतीय किसानों पर कर का बोझ बढ़ा और वह ऋणग्रस्त हुआ। रेलवे की माल भाड़ा दरें भेदभाव मूलक थी और भारतीय व्यापारियों के लिए इसकी दरें अधिक थी, जो भारतीयों के लिए प्रतिकूल साबित हुई। रेलवे की माल भाड़ा दरें भेदभाव मूलक थी और भारतीय व्यापारियों के लिए इसकी दरें अधिक थी, जो भारतीयों के लिए प्रतिकूल साबित हुई। इसी तरह रेलवे ने भारत के हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में भूमिका निभाई। वस्तुतः रेलवे ने भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित कर भारतीय हस्तशिल्पों के घरेलू बाजार को सीमित कर दिया। फलतः शिल्पकार बेरोजगार हुए। वस्तुतः रेलवे ने भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित कर भारतीय हस्तशिल्पों के घरेलू बाजार को सीमित कर दिया। फलतः शिल्पकार बेरोजगार हुए। वस्तुतः रेलवे ने भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित कर भारतीय हस्तशिल्पों के घरेलू बाजार को सीमित कर दिया। फलतः शिल्पकार बेरोजगार हुए। रेलवे परिचालन से भारतीय खदान बड़ी आसानी से और तीव्रता से बंदरगाहों तक पहुंचने लगा और उसे इंग्लैंड भेजा गया। रेलवे परिचालन से भारतीय खदान बड़ी आसानी से और तीव्रता से बंदरगाहों तक पहुंचने लगा और उसे इंग्लैंड भेजा गया। इससे भारत में खदान में कमी और मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न हुई। इस तरह रेलवे ने भारत में औद्योगिकरण न करके भी औद्योगिकरण में अपनी भूमिका निभाई। रेलवे भारत से धन निकासी का माध्यम बना। रेलवे से होने वाले वित्तीय लाभ मुख्यतः निजी संपत्ति स्वामियों के पास पहुंचा। वस्तुतः यह लाभ मुख्यतः इंग्लैंड के उद्योगपतियों, जहाज कंपनियों के मालिक, बैंकिंग समूहों, बीमा एजेंट, व्यापारी आदि को मिला। तो साथ ही भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश की प्रशासनिक पकड़ मजबूत हुई, जबकि रेलवे का विकास का अंतिम वित्तीय बोझ तो भारतीयों पर ही पड़ा। रेलवे से होने वाले वित्तीय लाभ मुख्यतः निजी संपत्ति स्वामियों के पास पहुंचा। वस्तुतः यह लाभ मुख्यतः इंग्लैंड के उद्योगपतियों, जहाज कंपनियों के मालिक, बैंकिंग समूहों, बीमा एजेंटों, व्यापारियों आदि को मिला। तो साथ ही भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश की प्रशासनिक पकड़ मजबूत हुई, जबकि रेलवे के विकास का अंतिम वित्तीय बोझ तो भारतीयों पर ही पड़ा। इस संदर्भ में तिलक ने कहा कि एक दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटार पर खर्च करने की तरह है। यह दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटार पर खर्च करने की तरह है। तिलक इसी रेलवे के संदर्भ में भारतीयों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ तथा रेलवे से प्राप्त लाभ कुछ लोगों के निजी संपत्ति में वृद्धि करने में सहायक हुए। इसी रेलवे के संदर्भ में भारतीयों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ तथा रेलवे से प्राप्त लाभ कुछ लोगों के निजी संपत्ति वृद्धि करने में सहायक हुए। इसी रेलवे के संदर्भ में भारतीयों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ तथा रेलवे से प्राप्त लाभ कुछ लोगों के निजी संपत्ति वृद्धि करने में सहायक हुए। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि भारत में रेलवे का विकास सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम का रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में कहा गया कि भारत में रेलवे का विकास सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम का रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि भारत में रेलवे का विकास सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम का रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है। रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम निजी उद्यम में वृद्धि। रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम निजी उद्यम में वृद्धि।
रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम निजी उद्यम में वृद्धि। रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम निजी उद्यम में वृद्धि। भारत में सार्वजनिक जोखिम। भारत में ऋणग्रस्तता। रेलवे में निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी। रेलवे में निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी। रेलवे के कल पूर्जे आयाती तथा आयात शुल्क भारतीय खजानों से। रेलवे के कल पूर्जे आयाती तथा आयात शुल्क भारतीय खजानों से। ऋण का ब्याज देने हेतु ऋण। रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम। भारत में ऋणग्रस्तता। रेलवे में निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी। रेलवे के कल पूर्जे आयाती तथा आयात शुल्क भारतीय खजाने से। ऋण का ब्याज देने हेतु ऋण। रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम। भारत में ऋणग्रस्तता। रेलवे के निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी। रेलवे के कल पूर्जे आयाती तथा आयात शुल्क भारतीय खजाने से। ऋण का ब्याज देने हेतु ऋण। रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम। भारत में ऋणग्रस्तता। रेलवे में निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी। रेलवे के कल पूर्जे आयाती तथा आयात शुल्क भारतीय खजाने से। ऋण का ब्याज देने हेतु ऋण। रेलवे भारत में सार्वजनिक जोखिम। भारत में ऋणग्रस्तता। रेलवे में निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी। रेलवे के कल पूर्जे आयाती तथा आयात शुल्क भारतीय खजाने से। ऋण का ब्याज देने हेतु ऋण। निजी उद्यम में वृद्धि। ब्रिटिश उद्योगपतियों, जहाज कंपनियों के मालिक, बीमा एजेंट, बैंकिंग घराने, बिचौलिए, व्यापारी एजेंट। निजी उद्यम में वृद्धि। ब्रिटिश उद्योगपतियों, जहाज कंपनियों के मालिक, बीमा एजेंट, बैंकिंग घराने, बिचौलिए, व्यापारी एजेंट। निजी उद्यम में वृद्धि। ब्रिटिश उद्योगपतियों, जहाज कंपनियों के मालिक, बीमा एजेंट, बैंकिंग घराने, बिचौलिए, व्यापारी एजेंट। जिस देश में कोयला और लोहा मौजूद हो, वहाँ के परिवहन के साधनों का मशीनीकरण हो जाए तो उस देश को आधुनिक होने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात औद्योगिकरण रेलवे से होकर जाएगा। मार्क्स। जिस देश में कोयला और लोहा मौजूद हो, वहाँ के परिवहन के साधनों का मशीनीकरण हो जाए तो उस देश को आधुनिक होने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात आधुनिक औद्योगिकरण रेलवे से होकर आएगा। मार्क्स। जिस देश में कोयला और लोहा मौजूद हो और वहाँ के परिवहन के साधनों का मशीनीकरण हो जाए तो उस देश को आधुनिक होने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात आधुनिक औद्योगिकरण रेलवे से होकर आएगा। मार्क्स। कोयला प्लस लोहा, लौह उद्योग का विकास, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। कोयला प्लस लोहा, लौह उद्योग का विकास, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। कोयला प्लस लोहा, लौह उद्योग का विकास, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। कोयला प्लस लोहा, लौह उद्योग का विकास, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। कोयला प्लस लोहा, लौह उद्योग का विकास, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। रेलवे। रेलवे का विकास। रेलवे का विकास। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा। अंधविश्वास पर चोट, मध्यवर्ग की शक्ति बढ़ेगा, उदार आर्थिक सामाजिक संरचना का विकास। आधुनिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा। अंधविश्वास पर चोट, मध्यवर्ग की शक्ति बढ़ेगा, उदार आर्थिक सामाजिक संरचना का विकास। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा। अंधविश्वास पर चोट, मध्यवर्ग की शक्ति बढ़ेगा, उदार आर्थिक सामाजिक संरचना का विकास। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा। अंधविश्वास पर चोट, मध्यवर्ग की शक्ति बढ़ेगा, उदार आर्थिक सामाजिक संरचना का विकास। औद्योगिक विकास में सहायक, व्यापार में वृद्धि, विकसित बैंकिंग प्रणाली। औद्योगिक विकास में सहायक, व्यापार में वृद्धि, विकसित बैंकिंग प्रणाली। औद्योगिक विकास में सहायक, व्यापार में वृद्धि, विकसित बैंकिंग प्रणाली। औद्योगिक विकास में सहायक, व्यापार में वृद्धि, विकसित बैंकिंग प्रणाली। औद्योगिक विकास में सहायक, व्यापार में वृद्धि, विकसित बैंकिंग प्रणाली। भारत के संदर्भ में रेलवे विऔद्योगिकरण का कारण बना। भारत के संदर्भ में रेलवे विऔद्योगिकरण का कारण बना। भारत के संदर्भ में रेलवे विऔद्योगिकरण का कारण बना। भारत के संदर्भ में रेलवे विऔद्योगिकरण का कारण बना। भारत के संदर्भ में रेलवे विऔद्योगिकरण का कारण बना। भारत के संदर्भ में रेलवे विऔद्योगिकरण का कारण बना। उपरोक्त कथन रेलवे एवं औद्योगिकरण के गहन संबंधों को दर्शाता है। उपरोक्त कथन रेलवे एवं औद्योगिकरण के गहन संबंधों को दर्शाता है। वस्तुतः कोयला एवं लोहा आर्थिक औद्योगिक विकास के आधारभूत तत्व हैं। वस्तुतः कोयला एवं लोहा आर्थिक औद्योगिक विकास के आधारभूत तत्व हैं। इसमें लौह उद्योग का विकास होता है, जिससे अन्य उद्योगों के विकास हेतु मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो साथ ही कोयला के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी क्रम में अन्य सहायक उद्योग का भी विकास होता है। इससे लौह उद्योग का विकास होता है, जिससे अन्य उद्योगों के विकास हेतु मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो साथ ही कोयला के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी क्रम में अन्य सहायक उद्योगों का भी विकास होता है। साथ ही परिवहन साधनों के मशीनीकरण जैसे रेलवे एवं मोटर गाड़ी के विकास से व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता आती है। साथ ही परिवहन साधनों के मशीनीकरण जैसे रेलवे एवं मोटर गाड़ी के विकास से व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता आती है। इसी कारण में बैंकिंग सेवाओं का तीव्र विकास होता है। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार होता है। एक मध्य वर्ग विकसित होता है जो तर्क विज्ञान के माध्यम से अंधविश्वास को दूर करता है। इसी कारण में बैंकिंग सेवाओं का तीव्र विकास होता है। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार होता है। एक मध्य वर्ग विकसित होता है जो तर्क विज्ञान के माध्यम से अंधविश्वास को दूर करता है। इन सब का सम्मिलित परिणाम एक आधुनिक औद्योगिक देश के रूप में सामने आता है। यह स्थिति ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान आदि देशों में देखी जा सकती है। इस दृष्टि से मार्क्स का कथन सत्य प्रतीत होता है। किंतु भारत के संदर्भ में मार्क्स का यह कथन लागू नहीं होता है। यद्यपि भारत में कोयला एवं लोहा मौजूद था और थोड़े ही समय में रेलवे का तीव्र गति से परिचालन भी हुआ, किंतु भारत में आधुनिक
औद्योगिकरण नहीं हुआ। यद्यपि भारत में कोयला लोहा मौजूद था और थोड़े समय में रेलवे का तीव्र गति से परिचालन भी हुआ, किंतु भारत में आधुनिक औद्योगिकरण नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि भारत और ब्रिटेन को औपनिवेशिक नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार अपने आर्थिक औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में रेलवे का विकास कर रही थी। इसका कारण यह था कि भारत और ब्रिटेन का औपनिवेशिक नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार अपने आर्थिक औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में रेलवे का विकास कर रही थी। उस पर रेलवे से संबंधित सभी कलपुर्जे एवं रेलवे लाइन का निर्माण ब्रिटेन के उद्योगों में होता था और वहां से इन्हें भारत लाया गया, इसलिए भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ। वस्तुतः रेलवे से संबंधित सभी कलपुर्जे एवं रेलवे लाइन का निर्माण ब्रिटेन के उद्योगों में होता था और वहां से इन्हें भारत लाया जाता था, इसलिए भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ। इतना ही नहीं, रेलवे पर ब्रिटिश का नियंत्रण था। इतना ही नहीं, रेलवे पर ब्रिटिश का नियंत्रण था, अतः व्यापारिक लाभ भी भारतीयों को नहीं मिला। रेलवे ने तो भारत में ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं को पहुंचाकर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया और धन की निकासी का मार्ग प्रशस्त किया। रेलवे ने तो भारत में ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं को पहुंचाकर हस्तशिल्प उद्योगों के पतन, विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया और धन की निकासी का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह रेलवे ने भारत में वही किया जो अन्यत्र नहीं किया। रेलवे ने भारत में वही किया जो अन्यत्र नहीं किया। धन की निकासी अर्थ स्रोत प्रक्रिया परिणाम। 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 धन की निकासी अर्थ भारत से ब्रिटेन जाने वाला धन जिसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति ना हो। अर्थ भारत से ब्रिटेन जाने वाला धन जिसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति ना हो। अर्थ भारत से ब्रिटेन जाने वाला वह धन जिसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति ना हो। भारत से ब्रिटेन जाने वाला वह धन जिसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति ना हो। भारत से ब्रिटेन जाने वाला वह धन जिसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति ना हो रही हो। धन ब्रिटिश इंडिया। इंडिया से धन ब्रिटिश धन इंडिया। पॉजिटिव राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण, भारत को सुरक्षा, आधुनिक प्रशासनिक संगठन, सिविल सेवा, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा। पॉजिटिव राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण, भारत को सुरक्षा, आधुनिक प्रशासनिक संगठन, सिविल सेवा, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा। पॉजिटिव राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण, भारत को सुरक्षा, आधुनिक प्रशासनिक संगठन, सिविल सेवा, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा। पॉजिटिव राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण, भारत को सुरक्षा, आधुनिक प्रशासनिक संगठन, सिविल सेवा, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा। पॉजिटिव राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण, भारत को सुरक्षा, आधुनिक प्रशासनिक संगठन, सिविल सेवा, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा। नेगेटिव पूंजी का अभाव, ऋणग्रस्तता, निर्धनता। 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 अर्थ भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन जाना और उसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ न मिलना धन की निकासी है। भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन जाना और उसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ न मिलना धन की निकासी है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन की निकासी के सिद्धांत को लंदन में प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन की निकासी के सिद्धांत को लंदन में प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन की निकासी के सिद्धांत को लंदन में प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध का सर्वप्रमुख साधन बनाया। कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध का सर्वप्रमुख साधन बताया। कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध का सर्वप्रमुख साधन बताया। स्रोत कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश। कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश। कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश। भारतीय सार्वजनिक ऋण पर प्रदत्त ब्याज। ब्रिटिश द्वारा व्यापार उद्योग एवं बागानों में लगाई गई निजी पूंजी की आय। ब्रिटिश द्वारा व्यापार उद्योग एवं बागानों में लगाई गई निजी पूंजी की आय। रेलवे के संदर्भ में प्रदत्त लाभांश, गारंटी की राशि तथा रेलवे के विकास के लिए ली गई कर्ज, उस पर दिया गया ब्याज ही धन की निकासी है। रेलवे के संदर्भ में प्रदत्त लाभांश की गारंटी की राशि तथा रेलवे के विकास पर ली गई कर्ज और उस पर दिया गया ब्याज ही धन की निकासी है। रेलवे के संदर्भ में प्रदत्त लाभांश की गारंटी की राशि तथा रेलवे के विकास के लिए ली गई कर्ज, उस पर दिया गया ब्याज ही धन की निकासी है। भारत में बहुमूल्य धातुओं के खनन एवं खनिज पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन आदि के माध्यम से अर्जित धन। भारत में बहुमूल्य धातुओं के खनन एवं खनिज पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन आदि के माध्यम से अर्जित धन।
1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव और उसकी परिषद का खर्च धन निकासी का माध्यम बना। 1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव और उसकी परिषद का खर्च धन निकासी का माध्यम बना। 1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव और उसकी परिषद का खर्च धन निकासी का माध्यम बना। इंग्लैंड में मौजूद भारत संबंधी मामलों की देखरेख करने वाले सरकार को गृह सरकार कहा गया और इसके द्वारा किए जाने वाले व्यय को गृह व्यय कहा गया। इंग्लैंड में मौजूद भारत संबंधी मामलों की देखरेख करने वालों को सरकार को गृह सरकार कहा गया और इसके द्वारा किए जाने वाले व्यय को गृह व्यय कहा गया। इंग्लैंड में मौजूद भारत संबंधी मामलों की देखरेख करने वाले सरकार को गृह सरकार कहा गया और इसके द्वारा किए जाने वाले व्यय को गृह व्यय कहा गया। इस गृह व्यय को इंग्लैंड में भारत के लिए की जाने वाली सैन्य सामग्री की खरीद तथा इंग्लैंड द्वारा किए जाने वाले सैन्य अभियान का वह व्यय जिसे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। इस गृह व्यय को इंग्लैंड में भारत के लिए की जाने वाली सैन्य सामग्री की खरीद तथा इंग्लैंड द्वारा किए जाने वाले सैन्य अभियान का वह व्यय जिसे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। इसी तरह भारत के कारण किए जाने वाले नागरिक एवं सैनिक व्यय भी गृह व्यय में शामिल थे। इसी तरह भारत के कारण किए जाने वाले नागरिक एवं सैनिक व्यय भी गृह व्यय में शामिल थे। इसी तरह भारत के कारण किए जाने वाले नागरिक एवं सैनिक व्यय भी गृह व्यय में शामिल थे। लंदन में भारतीय धन से निर्मित एक सुरक्षित कोष बनाया गया जिसका लाभ इंग्लैंड ने तो उठाया किंतु भारतीयों को इससे स्पष्ट इस पर कोई ब्याज नहीं मिला। इस तरह यह सुरक्षित कोष भी धन निकास का स्रोत बना। लंदन में भारतीय धन से निर्मित एक सुरक्षित कोष बनाया गया जिसका लाभ इंग्लैंड ने तो उठाया किंतु भारतीयों को इस पर कोई ब्याज नहीं मिला। इस तरह यह सुरक्षित कोष भी धन निकासी का स्रोत बना। लंदन में भारतीय धन से निर्मित एक सुरक्षित कोष बनाया गया जिसका लाभ इंग्लैंड ने तो उठाया किंतु भारत को इस पर कोई ब्याज नहीं मिला। इस तरह यह सुरक्षित कोष भी धन निकास का स्रोत बना। 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए किए गए व्यय को भी भारत खजाने पर आरोपित किया गया। 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए किए गए व्यय को भी भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। इसी तरह अफगानिस्तान युद्ध एवं चीन के बॉक्सर विद्रोह का दमन करने एवं विश्व युद्धों में भारत के सैनिकों को शामिल किया गया जिसका खर्च भारतीय राजस्व पर डाला गया जो धन की निकासी है। इसी तरह अफगानिस्तान युद्ध एवं चीन के बॉक्सर विद्रोह का दमन करने एवं विश्व युद्धों में भारत के सैनिकों को शामिल किया गया जिसका खर्च भारतीय राजस्व पर डाला गया जो धन की निकासी है। इसी तरह अफगानिस्तान युद्ध एवं चीन के बॉक्सर विद्रोह का दमन करने के लिए विश्व युद्धों में भारत के सैनिकों को शामिल किया गया जिसका खर्च भारतीय राजस्व पर डाला गया जो धन की निकासी है। प्रक्रिया 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 प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंगाल की लूट अर्थात धन की निकासी आरंभ हुई। प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंगाल की लूट अर्थात धन की निकासी आरंभ हुई। प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंगाल की लूट अर्थात धन की निकासी आरंभ हुई। बंगाल के कठपुतली नवाबों से समय समय पर धन की प्राप्ति की गई जो धन की निकासी है। बंगाल के कठपुतली नवाबों से समय समय पर धन की प्राप्ति की गई जो धन की निकासी है। बंगाल के कठपुतली नवाबों से समय समय पर धन की प्राप्ति की गई जो धन की निकासी है। इसी तरह 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त कर अंग्रेजों ने निवेश के माध्यम से धन की निकासी की अर्थात बंगाल के राजस्व वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उसका निर्यात कर अंग्रेजों ने लाभ कमाया। इसी तरह 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त कर अंग्रेजों ने निवेश के माध्यम से धन की निकासी की अर्थात बंगाल के राजस्व वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उसका निर्यात कर अंग्रेजों ने लाभ कमाया। यह लाभ भी भारतीय धन से अर्जित हुआ जो धन की निकासी है। इसी तरह रेलवे भी धन निकासी की प्रक्रिया को तीव्र करती है। वसुधा रेलवे ने भारत से कच्चे माल खदान खनिज तत्वों के रूप में धन की निकासी की तो दूसरी ओर ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में विस्तारित कर धन निकासी की प्रक्रिया को गतिशील बनाया। वसुधा रेलवे ने भारत से कच्चे माल खदान खनिज तत्वों के रूप में धन की निकासी की तो दूसरी ओर ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में विस्तारित कर धन निकासी की प्रक्रिया को गतिशील बनाया। परिणाम 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 नकारात्मक 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 परिणाम नकारात्मक परिणाम धन निकासी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। धन निकासी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। धन निकासी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व में करों के माध्यम से धन वसूल कर इंग्लैंड भेजा गया। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व में करों के माध्यम से धन वसूल कर इंग्लैंड भेजा गया। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व में करों के माध्यम से धन वसूल कर इंग्लैंड भेजा गया। अतः भारत में गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई और लोगों की क्रय शक्ति कम हुई तथा अकाल की स्थिति पैदा हुई। अतः भारत में गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई और लोगों की क्रय शक्ति कम हुई तथा अकाल की स्थिति पैदा हुई। सरकारी आय का 75% से अधिक भाग गांव एवं कृषक वर्ग से प्राप्त होता था और इस राजस्व का नगण्य भाग गांव पर खर्च होता था। सरकारी आय का 75% से अधिक भाग गांव एवं कृषक वर्ग से प्राप्त होता था और इस राजस्व का नगण्य भाग गांव पर खर्च होता था। सरकारी आय का 75% से अधिक भाग गांव एवं कृषक वर्ग से प्राप्त होता था और इस राजस्व का नगण्य भाग गांव पर खर्च होता था। दरअसल खर्च का एक बड़ा भाग प्रशासन प्रतिरक्षा एवं शांति व्यवस्था से संबंधित था जो शहरों में खर्च होता था। इस तरह इन खर्चों के माध्यम से इंग्लैंड की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। दरअसल खर्च का एक बड़ा भाग प्रशासन प्रतिरक्षा एवं शांति व्यवस्था से संबंधित होता था
जो शहरों में खर्च होता था। इस तरह इन खर्चों के माध्यम से इंग्लैंड की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। फलतः भारतीय गांव की निर्धनता में वृद्धि होती गई, अतः गांव का निर्धनीकरण हुआ। फलतः भारतीय गांव की निर्धनता में वृद्धि होती गई, अतः गांव का निर्धनीकरण हुआ। भारत में धन निकासी से पूंजी का अभाव, फलतः भारत औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। भारत में धन निकासी से पूंजी का अभाव, फलतः भारत का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। भारत में धन निकासी से पूंजी का अभाव, फलतः भारत का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष। धन निकासी सिद्धांत और इससे प्राप्त पूंजी ने ब्रिटेन को औद्योगिकरण को प्रेरित किया। इसने ब्रिटेन में समृद्धि आई। धन निकासी सिद्धांत ने और इससे प्राप्त पूंजी ने ब्रिटेन को औद्योगिकरण को प्रेरित किया और इससे ब्रिटेन में समृद्धि आई। धन निकासी सिद्धांत ने और इससे प्राप्त पूंजी ने ब्रिटेन को औद्योगिकरण को प्रेरित किया और इससे ब्रिटेन में समृद्धि आई। धन निकासी के सिद्धांत को आरंभिक उदारवादी कांग्रेसी नेताओं द्वारा स्पष्ट किया गया, फलतः ब्रिटिश का शोषणकारी स्वरूप उजागर हुआ। धन निकासी के सिद्धांत को आरंभिक उदारवादी कांग्रेसी नेताओं द्वारा स्पष्ट किया गया, फलतः ब्रिटिश का शोषणकारी स्वरूप उजागर हुआ। इससे भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश का भारतीयों के शुभचिंतक होने का दावा करना एक धोखा नजर आया। इससे भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश का भारतीयों के शुभचिंतक होने का दावा करना एक धोखा नजर आया। इस क्रम में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू हुआ और राष्ट्रवादी भावना तीव्र हुई। इस क्रम में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू हुआ और राष्ट्रवादी भावना तीव्र हुई। विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय बुद्धिजीवी एकजुट होकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय बुद्धिजीवी एकजुट होकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इन्हीं संदर्भों में यह कहा जाता है कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक चरण में आर्थिक स्वरूप लिए हुए था। इन्हीं संदर्भों में यह कहा जाता है कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक चरण में आर्थिक स्वरूप लिए हुए था। इस धन की निकासी का सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के विरोध की और भी तीव्र कर दिया। इस तरह इस धन की निकासी के सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के विरोध को और भी तीव्र कर दिया। इस तरह इस धन की निकासी के सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के विरोध को और भी तीव्र कर दिया। अकाल, 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 अकाल कारण दूर करने के उपाय, 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 अकाल कारण दूर करने के उपाय। लक्षण: खाद्यान्न प्राप्ति का अभाव, खाद्यान्न में कमी, लोगों की भूख से मृत्यु, अर्थव्यवस्था विकृत। लक्षण: खाद्यान्न की प्राप्ति का अभाव, खाद्यान्न में कमी, लोगों की भूख से मृत्यु, अर्थव्यवस्था विकृत। लक्षण: खाद्यान्न की प्राप्ति का अभाव, खाद्यान्न में कमी, लोगों की भूख से मृत्यु, अर्थव्यवस्था विकृत। लक्षण: खाद्यान्न की प्राप्ति का अभाव, खाद्यान्न में कमी, लोगों की भूख से मृत्यु, अर्थव्यवस्था विकृत। लक्षण: खाद्यान्न की प्राप्ति का अभाव, खाद्यान्न में कमी, लोगों की भूख से मृत्यु, अर्थव्यवस्था विकृत। कारण: प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। प्राकृतिक कारण: सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। कारण: प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, कीट पतंगों का प्रकोप। मानव जनित कारण: ब्रिटिश भारत में अकाल मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण। मानव जनित कारण: ब्रिटिश भारत में अकाल मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण। मानव जनित कारण: ब्रिटिश भारत में अकाल मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण। मानव जनित कारण: ब्रिटिश भारत में अकाल मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण। मानव जनित कारण: ब्रिटिश भारत में अकाल मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण। कंपनी का काल 1757 से 1857, क्राउन का काल 1857 से 1947। कंपनी का काल 1757 से 1857, क्राउन का काल 1857 से 1947। कंपनी का काल 1757 से 1857, क्राउन का काल 1857 से 1947। कंपनी का काल 1757 से 1857, क्राउन का काल 1857 से 1947। कंपनी का काल 1757 से 1857, क्राउन का काल 1857 से 1947। बंगाल में द्वैत शासन, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ, अत्यधिक भू राजस्व, कृषि का वाणिज्यीकरण, नकदी फसलों की खेती, खाद्यान्न की निकासी, खाद्यान्न में कमी, औद्योगिक नीति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, शिल्पकार बेरोजगार, कृषि पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या का बोझ बढ़ा, प्रशासनिक नीति, रेलवे से खाद्यान्न की निकासी, धन निकासी। कंपनी का काल, बंगाल में द्वैत शासन, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ, अत्यधिक भू राजस्व, कृषि का वाणिज्यीकरण, नकदी फसलों की खेती, खाद्यान्न की निकासी, खाद्यान्न में कमी, औद्योगिक नीति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, शिल्पकार बेरोजगार, कृषि पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या का बोझ बढ़ा, प्रशासनिक नीति, रेलवे, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, खाद्यान्न की निकासी, धन की निकासी। कंपनी का काल, बंगाल में द्वैत शासन, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ, अत्यधिक भू राजस्व, कृषि का वाणिज्यीकरण, नकदी फसलों की खेती, खाद्यान्न की निकासी, खाद्यान्न में कमी, औद्योगिक नीति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, शिल्पकार बेरोजगार, कृषि पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या का बोझ बढ़ा, प्रशासनिक नीति, रेलवे, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, खाद्यान्न की निकासी, धन की निकासी। कंपनी का काल 1757 से
57 बंगाल में द्वैध शासन, ब्रिटिश भू राजस्व नीति, अत्यधिक भू राजस्व, कृषि का वाणिज्यिकरण, नकदी फसलों की खेती, खदान की निकासी, खदान में कमी, औद्योगिक नीति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, शिल्पकार बेरोजगार, कृषि पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या का बोझ बढ़ा, प्रशासनिक नीति, रेलवे, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, खदान की निकासी, धन की निकासी। कंपनी का शासन, बंगाल में द्वैध शासन, ब्रिटिश भू राजस्व नीति, अत्यधिक भू राजस्व, कृषि का वाणिज्यिकरण, नकदी फसलों की खेती, खदान की निकासी, खदानों में कमी, औद्योगिक नीति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, शिल्पकार बेरोजगार, कृषि पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या का बोझ बढ़ा, प्रशासनिक नीति, रेलवे, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, खदान की निकासी, धन की निकासी। अकाल दूर करने के उपाय। 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 सरकार ने अकाल दूर करने के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समय समय पर विभिन्न अकाल समितियां एवं आयोग का गठन किया। सरकार ने अकाल दूर करने के दौरान लोगों की राहत पहुंचाने के लिए समय समय पर विभिन्न अकाल समितियों एवं आयोगों का गठन किया। सरकार ने अकाल दूर करने के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समय समय पर विभिन्न अकाल समितियों का एवं आयोगों का गठन किया। उड़ीसा में आए अकाल के पश्चात सरकार ने 1866 में जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल समिति का गठन किया, जिसने कहा कि सरकार को राहत कार्य का भार स्वयं उठाना चाहिए और स्वयंसेवी संस्थाओं पर राहत कार्य का भार नहीं छोड़ना चाहिए। उड़ीसा में आए अकाल के पश्चात सरकार ने 1866 में जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल समिति का गठन किया, जिसने कहा कि सरकार को राहत कार्य का भार स्वयं उठाना चाहिए और स्वयंसेवी संस्थाओं पर राहत कार्य का भार नहीं छोड़ना चाहिए। उड़ीसा में आए अकाल के पश्चात सरकार ने 1866 में जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल समिति का गठन किया, जिसने कहा कि सरकार को राहत कार्य का भार स्वयं उठाना चाहिए और स्वयंसेवी संस्थाओं पर राहत कार्य का भार नहीं छोड़ना चाहिए। वायसराय लिटन के काल में रिचर्ड स्ट्रेटेजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। वायसराय लिटन के काल में रिचर्ड स्ट्रेटेजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। वायसराय लिटन के काल में रिचर्ड स्ट्रेटेजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। वायसराय लिटन के काल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। वायसराय लिटन के काल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, असहाय एवं गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। असहाय एवं गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। असहाय एवं गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। असहाय एवं गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। असहाय एवं गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए। प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए। प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए। प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए। लगान एवं करों में छूट प्रदान की 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 जाए। लगाने करों में छूट प्रदान की जाए। अकाल पीड़ित क्षेत्र से पशुओं का स्थानांतरित किया जाए। अकाल पीड़ित क्षेत्र से पशुओं का स्थानांतरित किया जाए। अकाल पीड़ित क्षेत्र से पशुओं का स्थानांतरित किया जाए। अकाल पीड़ित क्षेत्र से पशुओं का स्थानांतरित किया जाए। अकाल पीड़ित क्षेत्र से पशुओं को स्थानांतरित किया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष का गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष का गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष का गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष का गठन किया जाए। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर सरकार ने अकाल संहिता का निर्माण किया। वायसराय रिपन के समय 1833 में अकाल कोष की स्थापना की, जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये देने का प्रावधान था। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर सरकार ने अकाल संहिता का निर्माण किया। वायसराय रिपन के समय 1833 में अकाल कोष की स्थापना की, जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये देने का प्रावधान था। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर सरकार ने अकाल संहिता का निर्माण किया। वायसराय रिपन के समय तथा 1833 में अकाल कोष की स्थापना की, जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये देने का प्रावधान था। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर सरकार ने अकाल संहिता का निर्माण किया। वायसराय रिपन के समय 1883 में अकाल कोष की स्थापना की, जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये देने का प्रावधान था। इसी तरह 1900 में वायसराय कर्जन के समय मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसने निम्नलिखित सुझाव दिए। इसी तरह 1909 में वायसराय कर्जन के समय मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसने निम्नलिखित सुझाव दिए। इसी तरह 1900 में वायसराय कर्जन के समय मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसने निम्नलिखित सुझाव दिए। वायसराय कर्जन के समय मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसने निम्नलिखित सुझाव दिए। वायसराय कर्जन के समय मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसने निम्नलिखित सुझाव दिए। पशुओं में बीज के लिए अकाल के समय आर्थिक सहायता दी जाए। पशुओं में बीज के लिए अकाल के समय आर्थिक सहायता दी जाए। पशुओं में बीज के लिए अकाल के समय आर्थिक सहायता दी जाए। पशुओं में बीज के लिए अकाल के समय आर्थिक सहायता दी जाए। पशुओं में बीज के लिए अकाल के समय आर्थिक सहायता दी जाए। समुचित जल प्रबंधन किया 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 जाए। सरकारी राहत कार्यों के साथ साथ गैर सरकारी साधनों का भी उपयोग करना चाहिए। सरकारी राहत कार्यों के साथ साथ गैर सरकारी साधनों का भी उपयोग करना चाहिए। सरकारी राहत कार्यों के साथ साथ गैर सरकारी साधनों का भी उपयोग करना चाहिए।
सरकारी राहत कार्यों के साथ साथ गैर सरकारी साधनों का भी उपयोग करना चाहिए। सरकारी राहत कार्यों के साथ साथ गैर सरकारी साधनों का भी उपयोग करना चाहिए। अकाल से निपटने हेतु सरकार प्रजा में नैतिक साहस उत्पन्न करे, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अकाल पीड़ितों की तुरंत सहायता करे। अकाल से निपटने हेतु सरकार प्रजा में नैतिक साहस उत्पन्न करे, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अकाल पीड़ितों की तुरंत सहायता करे। अकाल से निपटने हेतु सरकार प्रजा में नैतिक साहस उत्पन्न करे, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अकाल पीड़ितों की तुरंत सहायता करे। अकाल से निपटने हेतु सरकार प्रजा में नैतिक साहस उत्पन्न करे, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अकाल पीड़ितों की तुरंत सहायता करे। इसी तरह 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसी क्रम में वुडहेड आयोग का गठन वायसराय वेवेल के समय हुआ। इसी तरह 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसी क्रम में वुडहेड आयोग का गठन वायसराय वेवेल के समय हुआ। इसी तरह 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसी क्रम में वुडहेड आयोग का गठन वायसराय वेवेल के समय हुआ। इसी तरह 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसी क्रम में वुडहेड आयोग का गठन वायसराय वेवेल के समय हुआ। इसी तरह 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसी क्रम में वुडहेड आयोग का गठन वायसराय वेवेल के समय हुआ। प्रथम भारत के प्रमुख अकाल आयोग। 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 आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। भारत के प्रमुख अकाल आयोग। आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। भारत के प्रमुख अकाल आयोग। आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। भारत के प्रमुख अकाल आयोग। आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। भारत के प्रमुख अकाल आयोग। आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। आयोग पहला कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। 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 स्ट्रेटजी आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। 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 लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। 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 मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। मैकडोनल्ड्स आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। मैकडोनाल्ड 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 आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। 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 आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। कैंपबेल आयोग 1866 सन जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1800 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग लॉर्ड वेवेल। कैंपबेल आयोग 1866 सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लॉयल आयोग 1896 लॉर्ड एलिगन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 लॉर्ड वेवेल।
कैम्पबेल आयोग 1866, सर जॉन लॉरेंस, ट्रेसी आयोग 1880, लॉर्ड लिटन, लॉयल आयोग 1896, लॉर्ड एलिगन द्वितीय, मैकडोनल्ड आयोग 1900, लॉर्ड कर्जन, वुडहेड आयोग 1940, लॉर्ड वेवेल। कैम्पबेल आयोग 1866, सर जॉन लॉरेंस, ट्रेसी आयोग 1880, लॉर्ड लिटन, लॉयल आयोग 1896, लॉर्ड एलिगन द्वितीय, मैकडोनल्ड आयोग 1900, लॉर्ड कर्जन, वुडहेड आयोग 1940, लॉर्ड वेवेल। बैंकिंग प्रणाली का विकास, 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 बैंकिंग प्रणाली का विकास। भारत में बैंकों का विकास यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सर्वप्रथम 1780 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हुआ। भारत में बैंकों का विकास यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सर्वप्रथम 1780 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हुआ। भारत में बैंकों का विकास यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सर्वप्रथम 1780 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हुआ। भारत में बैंकों का विकास यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सर्वप्रथम 1780 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हुआ। भारत में बैंकों का विकास यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सर्वप्रथम 1780 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हुआ। 1784 में बंगाल बैंक की स्थापना हुई, किंतु इसका पतन, और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1784 में बंगाल बैंक की स्थापना हुई, किंतु इसका पतन हुआ, और 1706 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1784 में बंगाल बैंक की स्थापना हुई, किंतु इसका पतन हुआ, और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1784 में बंगाल बैंक की स्थापना हुई, किंतु इसका पतन हुआ, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1784 में बंगाल बैंक की स्थापना हुई, किंतु इसका पतन हुआ, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। यह प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता है, या प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता है, प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता है, प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता है, प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता है। 1840 में बैंक ऑफ बम्बे की स्थापना हुई, या दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1840 में बैंक ऑफ बम्बे की स्थापना हुई, या दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1840 में बैंक ऑफ बम्बे की स्थापना हुई, या दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना हुई, या दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना हुई, या दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, जो तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, जो तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, जो तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, जो तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, जो तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। 1894 में संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला आधुनिक भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना लाला हरकिशन द्वारा की गई। 1894 में संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला आधुनिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना लाला हरकिशन द्वारा की गई। 1894 में संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला आधुनिक बैंक भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना लाला हरकिशन द्वारा की गई। 1894 में संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला आधुनिक भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना लाला हरकिशन द्वारा की गई। 1894 में संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला आधुनिक भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना लाला हरकिशन द्वारा की गई। पंजाब नेशनल बैंक लाला हरकिशन, पंजाब नेशनल बैंक लाला हरकिशन, पंजाब नेशनल बैंक लाला हरकिशन, पंजाब नेशनल बैंक लाला हरकिशन। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे चलकर इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर आगे चलकर इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर आगे चलकर इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर आगे चलकर इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर आगे चलकर इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। इसी के आधार पर भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। इसी के आधार पर भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। इसी के आधार पर भारतीय में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। इसी के आधार पर भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। इसी के आधार पर भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। हर हर महादेव।